मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर 2 की यूनिट 3 का टॉपिक एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। पिछले टर्म में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप है प्रोटीन के साथ में। तो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए हमें न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करना होता है, इसका जल अपघटन करना होता है। जब हम न्यूक्लिक अम्ल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं या हम हिंदी में कहते हैं कि जल अपघटन करते हैं, तो जल अपघटन हम न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा कर सकते हैं। तो न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा जब हम न्यूक्लिक एसिड का जल अपघटन करते हैं तो हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होते हैं जो कि शर्करा, क्षार और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड को जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा 448 केल्विन पर जल अपघटित करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होते हैं जो कि शर्करा और क्षार से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड को जब कार्बनिक अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तो शर्करा प्राप्त होती है, साथ ही प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षार प्राप्त होते हैं। शर्करा में 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो सकती है अथवा राइबोज शर्करा हो सकती है। प्यूरिन क्षार में एडिनाइन और ग्वाइनिन होते हैं और पिरिमिडिन क्षार में साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। तो जो न्यूक्लियोसाइड है वो शर्करा और क्षार से मिलकर बने हैं और न्यूक्लियोटाइड है वो शर्करा, क्षार और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की बहुत सी जो मोनोमर यूनिट है वो आपस में फास्फोडाइस्टर बंधक से जुड़ जाती हैं और जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाती हैं। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ऐसी पॉलीएस्टर श्रृंखला के रूप में होती है जिसका अम्ल भाग फॉस्फोरिक एसिड होता है, जबकि अल्कोहल भाग के रूप में शुगर होते हैं, शर्करा के अणु होते हैं और इस शर्करा के अणु के साथ बेस यानी कि क्षार के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। यानी कि न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड यूनिट में 3 भाग होते हैं, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो हम तीनों भागों को डिटेल्स में देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के जो क्षार वाला भाग है उसमें क्षार 2 तरह के होते हैं, एक होता है पिरिमिडीन क्षार और दूसरा होता है प्यूरिन क्षार। पिरिमिडीन क्षार में पिरिमिडीन न्यूक्लियस पाया जाता है, पिरिमिडीन रिंग पाई जाती है, इसीलिए उनको पिरिमिडीन क्षार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थाइमिन का जो केमिकल नेम है वो 5-मेथिल-2,4-डाईऑक्सोपिरिमिडीन। इसका नोमेनक्लेचर में देखते हैं, हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड ये 6। 5 पर मेथिल ग्रुप है, 2 और 4 पर ऑक्सो ग्रुप है, इसलिए हम इसको कहते हैं 5-मेथिल-2,4-डाईऑक्सो और न्यूक्लियस है इसका पिरिमिडीन, तो पिरिमिडीन 5-मेथिल-2,4-डाईऑक्सो पिरिमिडीन इसका केमिकल नेम हुआ। इसी तरह से साइटोसिन में न्यूक्लियस है, इसका पिरिमिडीन न्यूक्लियस है, पिरिमिडीन रिंग है इसमें और पोजीशन 2 पर ऑक्सो ग्रुप है और पोजीशन 4 पर एमिनो ग्रुप है, तो इसका नामकरण होगा 4-एमिनो-2-ऑक्सो पिरिमिडीन। इसी तरह से यूरेसिल जो कि एक जनरल नेम है, इसमें 2 और 4 पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप है, तो हम इसे कहेंगे 2,4-डाईऑक्सो पिरिमिडीन। तो ये तीनों जो है पिरिमिडीन बेसिस हैं, पिरिमिडीन क्षारक हैं। डीएनए में जो पिरिमिडीन क्षारक होते हैं वो थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। तो डीएनए और आरएनए में बस एक क्षारक का अंतर होता है, आरएनए में डीएनए के थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो हम यहाँ पर डीएनए और आरएनए को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल है। तो जो पिरिमिडीन क्षारक है वो हमने देखे कि 3 है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। प्यूरिन क्षारक वे क्षारक हैं जिनमें कि प्यूरिन रिंग होती है, प्यूरिन वलय होती है, वो सभी क्षारक प्यूरिन क्षारक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एडेनिन इसमें ये प्यूरिन रिंग है और इसमें 6 पोजीशन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं 6 एमिनो प्यूरिन।
इसी तरह से ग्वानिन जनरल नेम है, इसमें पोजीशन 2 पर एमिनो ग्रुप है और पोजीशन 6 पर ऑक्सो ग्रुप है, तो हम इसको कहते हैं 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो ये दोनों प्यूरिन क्षारक है, एडेनिन और ग्वानिन। शर्करा, दो तरह की शर्करा होती है, डी राइबो शर्करा और डी ऑक्सी राइबो शर्करा। ये स्ट्रक्चर डी राइबो शर्करा का है और ये डी ऑक्सी राइबो शर्करा का है। राइबो शर्करा और डी ऑक्सी राइबो शर्करा में 5 कार्बन एटम होते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है, इसकी भी फ्यूरेनोज है और इसकी भी फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है। इन दोनों शर्कराओं में मात्र C2 कार्बन एटम पर अंतर होता है। यहाँ राइबो शर्करा में C2 कार्बन एटम पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि डी ऑक्सी राइबो शर्करा में OH के स्थान पर केवल हाइड्रोजन H प्रेजेंट है। तो दो तरह की शर्करा न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती हैं, राइबो शर्करा और डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। तीसरी जो मोइटी है वो फॉस्फोरिक अम्ल मोइटी है, जो कि फॉस्फेट के रूप में पाई जाती है। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का जो मेन स्केलेटन है वो इस तरह से है, फॉस्फेट, इसके साथ फॉस्फेट के साथ जुड़ा है शुगर का मॉलिक्यूल और शुगर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है क्षार का मॉलिक्यूल, बेस का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर बताई गई है, ये न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। इसमें शर्करा और क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और शर्करा और क्षार के साथ अगर हम फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट की स्ट्रक्चर है, जिसमें एडिनाइन क्षारक है, शुगर है, राइबो शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट भी होता है, जिसमें क्षारक होता है एडिनाइन, शुगर होती है राइबोज और 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, 2 फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप होते हैं और इसलिए हम उसको कहते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की जो स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड जो कि इसकी मोनोमर यूनिट है उससे मिलकर बना होता है। ये पूरी एक मोनोमर यूनिट हुई, ये भी पूरी एक मोनोमर यूनिट है जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा बंधकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनी है इसी को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसमें हर एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसका C5 एटम दूसरे न्यूक्लियोटाइड के C3 एटम से फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो और इसके C1 कार्बन एटम पर बेस जुड़ा है, हर एक न्यूक्लियोटाइड के C1 कार्बन एटम पर बेस जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये C1 पर एडिनाइन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C1 पर यूरेसिल जुड़ा है। तो हर न्यूक्लियोटाइड जो मोनोमर यूनिट है उसके C1 पर बेस जुड़ा है और C3 जो कार्बन एटम है वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के C5 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से कई सारे जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट है वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाती हैं और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए हमारे लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे जो आनुवांशिक गुण हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं वो इसी डीएनए की वजह से जाते हैं। डीएनए में जो क्षारकों का जो सीक्वेंस है उनके अंदर हमारे जो आनुवांशिक गुण हैं वो निहित हो जाते हैं कोड के रूप में और ये कोड के रूप में ही दूसरे हमारी पीढ़ी में चले जाते हैं। तो आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना डीएनए के स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था और इसका स्ट्रक्चर देने के लिए उनको 1953 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो द्विकुंडलित संरचना है
किस तरह से इसकी संरचना होती है देखते हैं। इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, ये एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। ये दूसरा भी है और ये दोनों स्ट्रैंड सर्पिलाकार कुंडली के रूप में एक दूसरे से लिपट जाते हैं और लिपटकर एक डीएनए के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ये जो स्ट्रैंड है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं और कई सारे न्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड होते हैं मोनोमर यूनिट, और न्यूक्लियोटाइड के 3 भाग होते हैं। एक होता है नाइट्रोजन बेस, और दूसरा फॉस्फेट होता है, और तीसरा होता है शुगर, या हिंदी में हम कहते हैं शर्करा, जो कि 5 कार्बन एटम की कंपाउंड है। शर्करा और फॉस्फेट मिलकर डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। फॉस्फेट कनेक्टर की तरह कार्य करता है, जो 2 शर्करा मॉलिक्यूल को फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जोड़ता है। एक बंध का C3 दूसरे, एक शर्करा का C3 दूसरे शर्करा के C5 से जुड़ता है। नाइट्रोजन क्षारक श्रृंखला से केंद्रीय अक्ष की ओर लंबवत निकले रहते हैं। ये देखिए, ये क्षारक निकले हुए हैं, ये लंबवत निकले हुए हैं, और ये जो क्षारक है वो 4 तरह के क्षारक होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा शर्करा के C1 एटम से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्षैतिज के रूप में ये जो निकले हुए हैं, ये बेसिस हैं, ये बेसिस हैं। तो एक स्ट्रैंड के जो बेसिस हैं दूसरे स्ट्रैंड के बेसिस के द्वारा हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए G और C के बीच में 3 बंध हैं जो कि हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 हाइड्रोजन बंध हैं गुआनिन और साइटोसिन के बीच में। इसी तरह से एडिनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध हैं जो कि 2 लाइनों के द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। तो एडिनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसको हम और डिटेल में यहाँ पर इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक श्रृंखला ये है, दूसरी श्रृंखला ये है। इसमें इस शर्करा के साथ के C1 कार्बन एटम पर बेस जुड़ा हुआ है और इस तरफ ये फॉस्फेट है, ये बेस है थाइमीन। दूसरी श्रृंखला में शर्करा के साथ ये बेस जुड़ा है एडिनाइन। तो थाइमीन और एडिनाइन दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन बंध ये है और दूसरा हाइड्रोजन बंध ये है, इसलिए एडिनाइन और थाइमीन इन दोनों के बीच में ये 2 डबल डॉटेड लाइन बताई है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रदर्शित कर रही है। इसी प्रकार से साइटोसिन और गुआनिन जो कि 2 अलग अलग श्रृंखला में है। एक श्रृंखला में साइटोसिन है। साइटोसिन शर्करा मॉलिक्यूल के C1 कार्बन एटम से जुड़ा है और शर्करा के साथ इधर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से इधर भी शर्करा के C1 कार्बन एटम के साथ ये बेस जुड़ा हुआ है और इधर इस तरह फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। तो साइटोसिन और गुआनिन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन बंध है, एक, दूसरा ये और तीसरा ये। तो एक श्रृंखला का साइटोसिन दूसरी श्रृंखला के गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा रहता है। इसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, CG और बीच में हम डॉटेड लाइन, 3 डॉटेड लाइन के द्वारा इसको बताते हैं कि इसमें 3 हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। तो जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि 2 श्रृंखलाएं हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर कुंडलाकार आकार में, सर्पिलाकार आकार में लिपट जाती हैं और एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाती हैं। प्रत्येक जो स्ट्रैंड है वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ये जो स्ट्रैंड है कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलकर बना हुआ है प्रत्येक स्ट्रैंड,
और इसके अंदर ये जो क्षारक है, इन क्षारक की सीक्वेंस में ही हमारे आनुवांशिक गुण निहित होते हैं और इनकी सीक्वेंस में परिवर्तन होने पर गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। हमारे गुण इन क्षारकों के सीक्वेंस में के अंदर कोड के रूप में उपस्थित होते हैं। तो अगर यहाँ पर क्षारकों का सीक्वेंस बदल दिया जाएगा तो कोडिंग भी चेंज हो जाएगी और कोडिंग चेंज होते से ही गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं वो चूंकि इन डीएनए मॉलिक्यूल में ही उपस्थित होते हैं, इसलिए इनके परिवर्तन से गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी है। धन्यवाद।